हेलो फ्रेंड्स, हमारी ऑटोकॉइट्स फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। तो पहले हम जान लेते हैं कि हिस्टामिन बनता कैसे है। हिस्टामिन बनता है एक अमीनो एसिड हिस्टिडीन से। जब हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो बन जाता है हिस्टामिन। और ये डीकार्बोक्सिलेशन कौन कराता है? तो ऑब्वियसली हिस्टिडीन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम ये डीकार्बोक्सिलेशन कराता है। हिस्टामिन का क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? तो ये मीडिएटर होता है इन्फ्लेमेशन का। ये एनाफाइलैक्सिस कराता है। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? ये सीवियर फॉर्म ऑफ एलर्जी होता है। इसमें पेशेंट शॉक में जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। और इसके ट्रीटमेंट में हम एपिनेफ्रिन देते हैं। तो याद रखना, एनाफाइलैक्सिस के ट्रीटमेंट में हम एपिनेफ्रिन देते हैं, ना कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। फिर ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को बढ़ा देता है और ये सीएनएस में न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह एक्ट करता है। हिस्टामिन कहाँ स्टोर होता है हमारी बॉडी में? तो मास्ट सेल्स में होता है और नॉन मास्ट सेल्स में होता है। नॉन मास्ट सेल्स में इसका ड्रग इंड्यूस्ड रिलीज होता है, मतलब जब कोई ड्रग आके इंड्यूस करेगा तो ही ये रिलीज़ होगा। लेकिन मास्ट सेल्स में क्या होता है? जब कोई एलर्जन आता है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से हो जाता है मास्ट सेल्स का डीग्रैनुलेशन और हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या करा देता है? फिर वेसोडाइलेशन और वेसल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे होती है रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग। ये एक तरह से देखा जाए तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराता है। हिस्टामिन के कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? तो इसको 4 रिसेप्टर्स होते हैं इसके, H1 to H4। सारे GPCR होते हैं। GPCR मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। उसमें भी जो H1 होता है ना, वो GQ टाइप होता है, H2 GS टाइप होता है और H3 और H4 GI टाइप होता है। GI टाइप होता है मतलब इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, मतलब ये हिस्टामिन के रिलीज़ को इनहिबिट करता है। तो थोड़ा सा हम इन रिसेप्टर्स के बारे में जान लेते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में और उनके कौन से ड्रग्स उनको ब्लॉक करते हैं, इनके एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो H1 की बात करें तो ये CNS में होता है, स्मूथ मसल्स में होता है ब्रोंकस के, और ब्लड वेसल्स में होता है। तो ये CNS में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। ब्रोंकस के स्मूथ मसल्स में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन कराता है ब्रोंकस का, और ब्लड वेसल्स में ये वेसोडाइलेशन कराता है और परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो कौन से ड्रग्स इसको ब्लॉक करते हैं? इसको ब्लॉक करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ड्रग्स, जिसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। स्टमक में ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को बढ़ा देता है और इसके ब्लॉकर्स होते हैं H2 के, सिमेटिडिन और रैनिटिडिन। अभी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को बढ़ा रहा है, मतलब HCl को बढ़ा रहा है, इसलिए पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में है ना, हम H2 ब्लॉकर्स देते हैं। और H3 प्री साइनेप्टिक होता है, CNS में होता है और ये ब्रेक की तरह एक्ट करता है, मतलब ये इनहिबिट करता है हिस्टामिन के रिलीज़ को। और इसका जो ब्लॉकर होता है टिप्रोलिसेंट होता है, जिसको हम नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट में देते हैं। अब नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट में हम इसको क्यों देते हैं? तो नार्कोलेप्सी में क्या होता है? पेशेंट को नींद बहुत आती है, और हम आगे चल के पढ़ेंगे जो हिस्टामिन होता है वो क्या कराता है? वेकफुलनेस को बढ़ाता है। लेकिन जो H3 वो हिस्टामिन के रिलीज़ को कम कर रहा है, मतलब हिस्टामिन का रिलीज़ कम होगा तो वेकफुलनेस कम हो जाएंगी। इसलिए जो H3 ब्लॉकर होता है ना, वो वेकफुलनेस को बढ़ाता है, क्योंकि वो H3 को ब्लॉक करेगा तो हिस्टामिन का रिलीज़ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको नार्कोलेप्सी की ट्रीटमेंट में देते हैं।
H4 WBCs में होता है और ये कीमोटैक्सिस कराता है। रिसेप्टर्स में हमारे लिए अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई रिसेप्टर है तो वो H1 रिसेप्टर है। और H1 रिसेप्टर्स में भी जो H1 एंटागोनिस्ट होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम पहले H1 रिसेप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है और क्या क्या एक्शन करता है वहाँ पे। तो सबसे पहले CNS में प्रेजेंट होता है और पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। CNS में क्या करता है, वेकफुलनेस को बढ़ाता है, वर्टिगो कराता है, चक्कर जो आते हैं। फिर ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है और वोमिटिंग को बढ़ा देता है, जैसे कि सी सिकनेस। फिर मॉर्निंग सिकनेस, फिर मोशन सिकनेस, अब ये पेरीफेरी में क्या करता है, ये पेरीफेरी में एलर्जिक रिएक्शंस कराता है, जैसे कि वेसोडाइलेशन करा देता है, प्लूराइटिस कराता है और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कराता है। पेरीफेरी में हमने अभी भी देखा था कि जब एलर्जन आता है तो मास्ट सेल्स का डिग्रैनुलेशन होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा देता है। तो इसलिए सबसे जो मेन है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो H1 एंटागोनिस्ट है। तो हम H1 एंटागोनिस्ट का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट जनरेशन होते हैं, सेकंड जनरेशन होते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं और सेकंड जनरेशन नहीं करते। तो फर्स्ट जनरेशन में भी सबसे पहले होते हैं, इसमें भी 3 सब क्लास होते हैं, हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव एंड माइल्डली सेडेटिव। तो हाईली सेडेटिव में ड्रग्स आते हैं डाइफेनाइड्रामिन। डाइफेनाइड्रामिन का हम क्या करते हैं, ट्रांसडर्मल पैच देते हैं इन केस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस। फिर डायमेनहाइड्रिनेट आता है, प्रोमेथाजिन आता है। प्रोमेथाजिन का मैक्सिमम सिडेशन इफेक्ट होता है और ये मैक्सिमम एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, इसलिए हम इसको ट्रीटमेंट में देते हैं पार्किंसोनिज्म की। फिर आता है हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन का एक्टिव फॉर्म होता है सिट्रीजिन। फिर डोक्सेपिन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है। फिर डॉक्सिलामाइन ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्निंग सिकनेस में। और पढ़ते हैं मॉडरेटली सेडेटिव्स के बारे में। तो उसमें फेनेरामिन है, सिप्रोहेप्टाडिन है, सिनारिजिन है, मेक्लिजिन होता है और साइक्लिजिन होता है। माइल्डली सेडेटिव्स में आ जाता है क्लोरफेनेरामाइन। ये जो तो लीस्ट सेडेटिव होता है, जो क्लोरफेनेरामाइन है ना ये लीस्ट सेडेटिव होता है, इसलिए हम इसको डे टाइम में भी दे सकते हैं। फिर डेक्स क्लोरफेनेरामाइन होता है और क्लेमास्टिन होता है। सेकंड जनरेशन में आ जाता है सेट्रिजिन, लियोसेट्रिजिन, लोराटाडिन, डेसलोराटाडिन, एजेलास्टिन, मिजोलास्टिन, एस्टेमिजोल और टर्फेनाडिन। ये एस्टेमिजोल और टर्फेनाडिन है ना, अभी ये बैन हो चुके हैं क्योंकि ये कराते हैं क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, जिसकी वजह से बहुत ही फेटल अरिथमिया हो जाता है, कार्डियक अरिथमिया हो जाता है, टॉर्सिडिस डिपॉइंटिस। तो इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है, इसलिए अभी ये अब हम इनको यूज़ नहीं करते, बैन हो चुके हैं। अब थोड़ा फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बारे में थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, इसलिए सेडेशन कराते हैं और इनका एडिशनल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है। जबकि जो सेकंड जनरेशन होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, इसलिए सेडेशन नहीं कराते और इनका कोई एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं होता है। जो फर्स्ट जनरेशन इनका एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है, अगर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है तो जो एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट है इनका क्यों आता है, वो आता है क्योंकि ब्लॉक कर देते हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स को। और अगर किसी ड्रग का एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आ रहा है तो उसके एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, जैसे कि ड्राई माउथ, यूरिनरी रिटेंशन, ब्लरिंग ऑफ विजन। अब इसके यूजेस क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन है उनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे मेन यूज़ है एलर्जी में इनको यूज़ करते हैं हम। एंटी वर्टिगो, मतलब जो चक्कर आते हैं पेशेंट्स में उनमें हम इनको देते हैं। एंटी एमिटिक, फिर इनको पार्किंसनिज्म में देते हैं ड्रग इंड्यूस्ड। फिर कॉमन कोल्ड में यूज़ करते हैं, और किसी पेशेंट में अगर मेमोरी लॉस का कोई पेशेंट है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मोशन सिकनेस में देते हैं,
एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में देते हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी में देते हैं, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसको हम प्रोराइटिस में भी देते हैं। जो सेकंड जनरेशन होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, इसलिए सेडेशन नहीं कराते। इसका लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है सेट्रिजिन। सेट्रिजिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, इसलिए सेडेशन कराता है। और इनका कोई एंटीकोलिनर्जिक एक्शन नहीं होता है, लेकिन इनका एडिशनल एंटी एलर्जिक एक्शन होता है। इसलिए ये मेनली जो एलर्जी होती है ना, उसमें हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, प्रोराइटिस वगैरह जो भी एलर्जीज होती है ना, उनमें हम स्पेशली सेकंड जनरेशन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के क्या काउंटर इंडिकेशन से हमको कहाँ नहीं दे, अब इनको कहाँ नहीं दे सकते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो सेडेशन कराते हैं, इसलिए हम इनको मशीनरी ऑपरेटर्स में नहीं देते, पायलट्स में नहीं देते, ड्राइवर्स में नहीं देते, और इनको हम डे टाइम में भी नहीं देते, क्योंकि डे टाइम में अगर देंगे तो एक्सीडेंट्स का रिस्क जो है तो वो बढ़ जाता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, वो है क्लोरफेनेरामाइन। हम क्लोरफेनेरामाइन को डे टाइम में दे सकते हैं क्योंकि ये लीस्ट सेडेटिव होता है। अब मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है, मैंने बताया था आपको कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस में उनमें नोजिया और जो वोमिटिंग होती है उनको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है डॉक्सिलामाइन और पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्यों? क्योंकि इसका भी एंटीमेटिक इफेक्ट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। और इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे भी दिए, अब वहाँ पे जाके डाउनलोड